हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्लोमा में पढ़ाई जाने वाली फर्स्ट ईयर में एक ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा इसका थियरी बताएं और बाकी सारे चैप्टर्स का न्यूमेरिकल में सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। इसका कम से कम 15 से 20 वीडियोस आएंगे। पूरे में अप्लाइड मैकेनिक्स का सारे टॉपिक्स पे एक एक करके मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स से। पहले देखते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स में मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैकेनिक्स होता है अ साइंस डील विद द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलोंग विद देयर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा साइंस है जो किसी भी लॉ और उसके प्रिंसिपल के साथ डील करता है, उसके एप्लीकेशंस के साथ। वो किस टाइप के, मतलब उसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस लगते हैं, उस प्रिंसिपल कौन से लॉ है, कौन सा प्रिंसिपल है। या एक और सिंपल वर्ड में इसको बोला जा सकता है कि इट इज़ द स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। मतलब कि कैसे किस किस टाइप्स के फोर्स होते हैं, किसी भी बॉडी पे किसी भी तरह कैसा फोर्स लग रहा है, उसका स्टडी अप्लाइड मैकेनिक्स में किया जाता है। अब देखते हैं मैकेनिक्स मेनली बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्टैटिक्स मैकेनिक्स और डायनेमिक मैकेनिक्स। और डायनेमिक मैकेनिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक मैकेनिक्स और एक होता है काइनेटिक मैकेनिक्स। अब देखते हैं कि स्टैटिक्स मैकेनिक्स क्या होता है। स्टैटिक मैकेनिक्स स्टैटिक्स मैकेनिक्स अ ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स अंडर विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी विच आर एट रेस्ट। स्टैटिक्स मैकेनिक्स में हम लोग ऐसे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो किसी रेस्ट बॉडी पे लगता हो। उसके बाद आता है डायनेमिक मैकेनिक्स। ये होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स अंडर विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब बॉडी पे हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी ये तो मोशन में होती है, ये डायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और स्टैटिक्स में पढ़ते हैं वो बॉडी रेस्ट में होती है। और डायनेमिक मैकेनिक्स का भी दो पार्ट होते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग, काइनेटिक मैकेनिक्स और काइनेमेटिक मैकेनिक्स। तो पहले काइनेमेटिक देखते हैं। देखिए, काइनेमेटिक मैकेनिक्स वो होता है, इट इज द सब ब्रांच ऑफ डायनेमिक अंडर विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। इसमें हम लोग ऐसे बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जिसपे हम लोग मतलब फोर्स लगाए बिना उसमें अगर मतलब मोशंस आ रहे हो। और एक दूसरा होता है काइनेटिक, इसमें पढ़ते हैं इट इज द आल्सो ऑफ सब ब्रांच ऑफ द डायनेमिक अंडर विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टिंग मोशन। इसमें हम लोग फोर्स और मोशन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी पे फोर्स और रिजल्टिंग मोशंस के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 है जिसका नाम है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो इसके भी कुछ कुछ जैसे बेसिक्स थियरी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बेसिक्स कोई पूछ लेता है आपसे कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स बहुत इजी है। देखिए, फोर्स के लिए हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज ऑफ टेंड्स टू चेंज ऑफ पोजिशन, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ बॉडी। फोर्स एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता हो, उसका पोजीशन चेंज कर देता हो या फिर उसका शेप चेंज कर देता हो, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स देख लेते हैं। एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब हम फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो किस टाइप का इफेक्ट आता है। तो एक आ सकता है इट में चेंज द मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी मोशन में हो सकती है, ऐसा एक चेंजेस आ सकता है। दूसरा आ सकता है इट मी रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, उसमें कुछ रिटार्ड आ सकते हैं। तीसरा आता है इट में बी ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट, या तो हम लोग फोर्स लगाने पे अगर कोई मान लो बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। और चौथा आता है कि इट इज इंक्रीज द इंटरनल स्ट्रेस ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो या तो उस बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेस भी एक तरह का फोर्स ही होता है, बट ये इंटरनल फोर्स होता है। फोर्स एक होता है जो मतलब किसी बॉडी के बाहर से लगे, बट स्ट्रेस क्या होता है ना, वो बॉडी के अंदर लगता है। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं व्हेन वी अप्लाई इंटरनल लोड बॉडी इज रेजिस्ट द फोर्स।
जब हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स कोई लगाते हैं तो जो इंटरनल लोड होता है, जो उसमें अप्लाई होता है, उसे हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका होता है एफ अपन में ए, एफ इज इक्वल टू होता है फोर्स और ए इज इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम लोग अगर मान लो यूनिट में चेंज करेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और इसका यूनिट ऑफ स्ट्रेस होता है पास्कल से। भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के विशेषताएं मतलब क्या क्या होती है। तो फोर्स में एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। मतलब मान लीजिए मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो कितना फोर्स लगा रहा हूँ उसका कोई एक वैल्यू होगा ना। मान लो जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं हम 10 न्यूटन। न्यूटन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ऐसे इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, वो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये होता है। एक होता है, फिर उसके बाद होता है नेचर ऑफ फोर्स, की अब देखेंगे नेचर, उसका फोर्स का नेचर कैसा है। ये होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक हम लोग थ्योरम के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम थ्योरम। ये थ्योरम हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी के थ्रू हमें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि ये थ्योरम होता क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका सामने सामने की साइड जो है भुजाएं हैं वो इक्वल हो। चलो देखते हैं तब क्या होता है ये पैरेललोग्राम थ्योरम। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर, और इस पे कोई एक फोर्स लग रहा है। जैसे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक इस डायरेक्शन से और एक मान लो इस डायरेक्शन से, दो फोर्स लग रहे हैं। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी टाइप्स के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी बॉडी पे दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हों तो उन दोनों फोर्स को हटा करके एक अलग, यानी कि तीसरा ऐसा एक हम लोग फोर्स लगाएं उन दोनों फोर्स को रिप्लेस करके कि वो दोनों फोर्स के इक्वल हो, उतना ही मैग्नीट्यूड हो जितना दोनों फोर्स में हो। मतलब कि एक अगर हम लोग तीसरा अगर फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मान लो एक यहाँ पर एक तीसरा फोर्स लगाएंगे जिसे हम लोग रिजल्टिंग फोर्स कहते हैं, फोर्स बोल देंगे, क्योंकि इन दोनों, जैसे मान लो ये F1 हुआ और ये F2 हुआ, तो इन दोनों को हटा करके एक हम कैपिटल F लगा देंगे तो ये उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा जितना इन दोनों का होगा। तो देखते हैं कि इसको निकालने के लिए कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं इस थ्योरम से। तो मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए बी एक फोर्स है जिसको हम लोग F1 से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ए डी दूसरा फोर्स है जिसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, मतलब कि ये F1 हुआ तो ये भी F1 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये F2 हुआ तो ये भी F2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे मान ले ए बी सी एक जो है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक यहां से ए बी सी डी ई, मतलब कि सी ई एक लाइन खींच देते हैं जो कि 90 डिग्री का हो। तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं ए ई सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं आपको। तो अब देखते हैं कि हम लोग ट्रायंगल ए ई सी में क्या होता है। तो हम लोग ये हो जाएगा उसका कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हमें ये वाला एंगल लूंगा, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एंगल हो गया अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया। और अगर देखो यहाँ पर F1 और F2 है, मतलब कि इस जो डॉटेड लाइन है ये मेरा क्या है, रिजल्टिंग फोर्स है, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, R।
आर या कैपिटल एफ लिख सकते हैं, चलो मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। ये रिजल्टिंग फोर्स है, हमें यही निकालना है कि ये F1 और F2 इस पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ये जो रिजल्टिंग फोर्स है वो कितना आएगा और इसका एंगल क्या होगा, अल्फा। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल, ये नहीं, ये पूरा बड़ा वाला एंगल अगर थीटा है तो पैरेललोग्राम मेथड हमको बोलता है कि जब ये और ये दोनों साइड इक्वल हो तो ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रायंगल AEC। अब ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल AEC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है, मतलब कि ये वाला हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोगों को एक 10th क्लास में पढ़ाया गया है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम लोग ये बोला जाता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम होता है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर या फिर EC स्क्वायर, हम लोग EC स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है कि AE को ध्यान से देखिए, AE है, AE दो पार्ट में है, AB और प्लस BC, तो हम लोग लिख देते हैं AC स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और AE को लिख देंगे AB प्लस BC, AB प्लस BC का होल स्क्वायर, प्लस ये EC को EC ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हम ध्यान से। और हाँ, एक और बात आपको बताना है कि अगर किसी पॉइंट पे किसी एंगल से एक कोई मान लो फोर्स आता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये कोई एंगल होगा, मान लो ये थीटा, तो मान लो ये जो F2 फोर्स इस पे जो लग रहा है, तो हम जब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व का मतलब होता है कि उसको दो कंपोनेंट निकालना, मतलब कि एक कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये, और एक दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये। तो हम जब ये वाला मान लो, चलो मैं यहाँ पर एक और मान लो एक लाइन, एक और पॉइंट बना के समझाता हूँ आपको। मान लो जैसे कोई एंगल पे ये वाला फोर्स आया, ठीक है, कितने डिग्री के एंगल पे, मान लो एक यहाँ पे खींच लेते हैं, मान लो ये थीटा है, ठीक है, और ये फोर्स है, इसको हम लोग F1 बोलेंगे। तो जब हम उसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब कि एक वर्टिकल निकालेंगे और एक हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। जैसे ये वर्टिकल हुआ, तो जो मेरा ये वर्टिकल जो फोर्स हुआ उसका वैल्यू मेरा हो जाएगा F, फोर्स F1 है तो F1 साइन थीटा, मतलब ये थीटा है वही थीटा, और ये वाला मेरा हो जाएगा F1 कॉस थीटा। ये हमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा कब लिखना है और कॉस थीटा कब लिखना है। ये एंगल चेंज हो जाता है तब हो जाता है, मान लो जैसे मेरा एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा होगा। बट मान लो नेक्स्ट पॉइंट में मेरा एंगल ये वाला हो जाएगा, एंगल होगा जो ये वर्टिकल है इसे हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, और जो ये हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग साइन थीटा लिख देंगे। ये ध्यान रखना है। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं, ये हुआ, मान लो ये फोर्स हुआ, ठीक है, ये F2, तो ये भी F2 फोर्स हुआ, ठीक है। तो F2 फोर्स को इस पॉइंट से अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, चाहे इस पॉइंट से भी रिजॉल्व करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल जाएगा, एक वर्टिकल जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। AB क्या है, AB F1 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट F1 लिख लेंगे, प्लस BC मतलब ये। तो अब हम लोग ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा वर्टिकल। तो जो हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हम लोग बताए थे कि अगर यहाँ पे थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है, फोर्स क्या है, F2 है, और ये इधर हॉरिजॉन्टल में आएगा और थीटा इसी साइड है, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा, F2 कॉस थीटा हो जाएगा। और ये टोटल होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस सेम वैसे ही EC क्या है, एक वर्टिकल है मान लो। तो ये यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व किए थे, मतलब कि एक यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो जो मेरा इसका वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग रिजॉल्व किए तो F2 cos थीटा लिखे, और ये वाला अगर रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल में तो हम लोग क्या लिख देंगे, F2 साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखते हैं एक फॉर्मूला होता है ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पे। तो A स्क्वायर क्या होता है, F1 का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर क्या होता है, F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये B है टोटल, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये F1 स्क्वायर, फिर ये F2 कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये एक एक स्क्वायर टूट जाएगा, प्लस 2AB 2
F1A और B की जगह क्या है F2 cos थीटा। ठीक है, ये टूट गया ये पूरा। अब प्लस इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे देखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब लोग क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर देखो F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब F2 स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं F1 स्क्वायर प्लस ये इसको एक साइड लिख लेंगे 2F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब हम इन दोनों में कॉमन करेंगे F2 स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नीचे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों सेम होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर, और F2 के बाद ये तो पूरा 1 हो गया तो इसको हम लोग आगे लिख लेंगे F2 स्क्वायर प्लस ये 2F1 F2 कॉस थीटा। जी हो गया मेरा फाइनल। अब हम लोग क्या करेंगे AC मेरा ये वाला रहा AC A और C, तो ये तो मेरा रिजल्टेंट है। तो मान लो हम इसको डायरेक्ट AC को R से दिखाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R से दिखाएंगे तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो इसको इधर आएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये पूरा रूट में। ये मेरा हो जाएगा एक फॉर्मूला, इसको याद रखना है। इसी पे हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स को रिप्लेस करके जो हम लोग रिजल्टेंट लगाएंगे उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। मेरा रिजल्टेंट लगेगा वो कितने डिग्री के एंगल पे लगेगा, तो मतलब कि रिजल्टेंट मतलब कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो एक हम लोगों को फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल थीटा नहीं अल्फा है तो लिखेंगे tan अल्फा। तो हम लोगों का एक रेशियो होता है, पढ़े हैं 10th में, कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू P अपन में B होता है। तो P मेरा क्या हो जाएगा, ये EC का वैल्यू क्या है टोटल हम लोग ऊपर निकाले थे, तो EC का वैल्यू मेरा है F2 साइन थीटा। जब हमने ये वाला फोर्स को रिजॉल्व किया था तो ये वैल्यू आया था F2 साइन थीटा और ये वाला वैल्यू आया था F2 कॉस थीटा। तो ये वाला लिखेंगे F2 साइन थीटा और ये टोटल मेरा क्या है F1 प्लस F2 कॉस थीटा, तो डिवाइड बाई ये हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा P बाई B। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की किस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो हम ये दोनों फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। जैसे इसका एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 फोर्स 20 न्यूटन एंड 25 न्यूटन आर एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड देयर रिजल्टेंट। मतलब कि बोल रहा है कि किसी पॉइंट में मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि पहला फोर्स मान लेते हैं, एक दूसरा फोर्स यहाँ से लगेगा और दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, इसको हम लोग लिख देते हैं A B और C। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला मान लेते हैं कि मेरा क्या है, फोर्स है एक और एक दूसरा ये फोर्स है, मतलब इसको हम लोग F1 लिखेंगे तो ये मान लो F2 फोर्स है। गिवन डाटा, मतलब डाटा में क्या क्या दिया है, दिया एक फोर्स मान लो F1 दिया हमें क्या है 20 न्यूटन और F2 दिया है कितना 25 न्यूटन। ठीक है, और एंगल यानी कि थीटा दिया हमें कितना 60 डिग्री। अब देखते हैं कि क्या होता है, तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट, मतलब कि R निकालना है। मतलब कि अगर इन दोनों फोर्स को हटाकर अगर मैं तीसरा फोर्स लगाऊं इस पॉइंट A पे, मतलब कि इसको R बोल देंगे,
वो कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है इसमें, कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने पैरेललोग्राम थ्योरम अभी समझाया था, तो उसमें एक फॉर्मूला आया था R इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2F1 2 इंटू F1 यानी कि 20 इंटू F2 यानी कि 25 कॉस थीटा, थीटा का मतलब कि 60। ये जो कॉस थीटा कॉस 60 है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 पढ़े हम लोग, उसका कॉस 60 की जगह हम लोग वो वैल्यू लिख देंगे। तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, एक एक सॉल्व करते हैं। जैसे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और 50 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ठीक है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और यहाँ पे 2 से 1000 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 500। अब फिर R देखते हैं, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 प्लस 625 प्लस 500, इन तीनों को जोड़ते हैं तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1525। ठीक है, और इसका अगर हम लोग अगर रूट निकालेंगे तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 39.05। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। और अब हम लोग देखेंगे जो मेरा रिजल्टेंट लगेगा वो कितने डिग्री के एंगल पर लगेगा, मतलब कि ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो ये वाला अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो हम एक और फॉर्मूला बताए थे कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू होता है F2 साइन थीटा अपन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, इस पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब मान लेते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा, F2 कितना है 25 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, अपन में F1 कितना है 20 प्लस 25 कॉस 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू 25 साइन 60। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कैल्सी वगैरह भी यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है 25 साइन 60 यानी कि 25 इंटू साइन 60, तो ये हो जाएगा कितना 21.65, लिख लेते हैं 21.65 ओपन में। अब देखते हैं नीचे वाला यानी कि 20 प्लस 25 इंटू कॉस 60, ये हो जाएगा 32.5। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे दोनों को, 65 डिवाइड बाई 32.5, ये हो जाएगा 0.66 यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0.666। ठीक है, अब हमें क्या tan अल्फा नहीं, हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा यानी कि tan -1 0.66। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं कैल्सी पे देख लेते हैं। ये हो गया मेरा, ये शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे tan इन्वर्स हो जाएगा और वैल्यू क्या है 0.666, तो ये हो जाएगा 33.66 यानी कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना 33.66। अल्फा एंगल यानी कि डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल है, ये वाला 33.66 डिग्री यानी रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, ये एंगल हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और उस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकली सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।